हमारा अब टॉपिक है द नेशन स्टेट एंड द रिलीजन रिलेटेड इश्यूज एंड आइडेंटिटी. Perhaps the most contentious of all aspects of cultural diversities are issues relating to religious communities and religion-based identity. सबसे ज्यादा जो विवादास्पद पहलू होता है कल्चरल डाइवर्सिटी का, वो मुद्दे होते हैं धार्मिक समुदाय से संबंधित या धार्मिक बेस्ड जो पहचान होती है उससे लेकर. These issues may be broadly divided into two related groups. अब ये जो मुद्दे हैं हम इनको दो उससे संबंधित जो ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं. द सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म सेट एंड द माइनॉरिटी मेजॉरिटी सेट. एक होता है सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म सेट और दूसरा होता है माइनॉरिटी मेजॉरिटी सेट. Questions of secularism and communalism are about the state's relationship to religion and to political groupings that invoke religion as their primary identity. जो सवाल होते हैं सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म को लेकर वो ज्यादातर स्टेट के रिलेशनशिप से संबंधित होते हैं कि स्टेट का रिलेशन धर्म से या जो उसकी पॉलिटिकल ग्रुपिंग से उनसे कैसा है, जिसकी वजह से जो रिलीजन है उसको वो जो है एक तरह से उकसाते रहते हैं एज ए मेन आइडेंटिटी समझ के. Questions about minorities and majorities involves discussions on how the state is to treat different religious, ethnic or other communities that are unequal in terms of numbers or in powers. वहीं पर जो सवाल माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को लेकर है उसमें वो डिस्कशन शामिल हैं कि एक स्टेट जो है वो कैसे ट्रीट करेगा जो अलग अलग धर्म को, एथनिसिटी को या कम्युनिटीज को मानने वाले हैं या कम्युनिटीज हैं जो काफी हद तक अनइक्वल हैं और बाकी कम्युनिटीज के मुकाबले में, चाहे वो नंबर्स में कहा जाए या पावर्स में कहा जाए. तो इसमें हम तीनों ही चीजें इंक्लूड कर रहे हैं. सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर में जो माइनॉरिटीज में आते हैं उनसे संबंधित जो सवाल हैं कि स्टेट कैसे ट्रीट करता है. माइनॉरिटी राइट्स एंड नेशन बिल्डिंग. इन इंडियन नेशनलिज्म द डोमिनेंट ट्रेंड वाज मार्क्ड बाय द इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक विजन. हमारा जो भारतीय एक तरह से राष्ट्रीयवाद है इसमें जो मुख्य ट्रेंड है वो कैसा है कि एक इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक विजन होना चाहिए. इंक्लूसिव का मतलब हो गया जिसमें सब कुछ शामिल है या एक लोकतांत्रिक नजरिया. इंक्लूसिव बिकॉज इट रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी. अब इंक्लूसिव इसलिए है क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी को भी पहचान मिल रही है और प्लूरलिटी को भी. डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता और प्लूरलिटी मतलब अधिकता, बहुत सारा. डेमोक्रेटिक बिकॉज इट सॉट टू डू वे विद डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन एंड ब्रिंग फोर्थ अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी. अब डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव का एक तरीका बताया और दूसरा है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि ये जो है डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एक्सक्लूजन हो गया, इसके साथ जो है वो एक तरह से कोशिश करते हैं कि उसको हटाया जाए और सामने जो है एक जस्ट और एक इक्विटेबल सोसाइटी को रखा जाए. The term people has not been seen in exclusive terms as referring to any specific groups defined in religion, ethnicity, race or caste. अब ये जो term people है इसको किसी भी उससे नहीं देखा जाता बाहरी टर्म के तौर पे कि ये पर्टिकुलर ग्रुप को डिफाइन करता है, चाहे वो रिलीजन, एथनिसिटी, रेस या कास्ट के आधार पे हो. Ideas of humanism influenced Indian nationalists and the ugly aspects of exclusive nationalism was extensively commented upon by leading figures like Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. ह्यूमनिज्म के जो आइडियाज हैं उनको ज्यादा प्रभावित किया इंडियन नेशनलिस्ट ने और जो एक बुरे पहलू हैं एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म के वो पूरी तरीके से उनके ऊपर जैसे कहना चाहिए ना उनको नापसंद किया गया, उनके ऊपर कमेंट किया गया. किनके द्वारा? महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर. मतलब वो इंक्लूजन में बिलीव करते थे ना कि एक्सक्लूजन में. टू बी इफेक्टिव द आइडियाज ऑफ इंक्लूसिव नेशनलिज्म हैड टू बी बिल्ट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. अब असरदार होने के लिए जो इंक्लूसिव नेशनलिज्म के आइडियाज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में बनना जरूरी है. For, as already discussed, there is very strong tendency for the dominant group to assume that their culture, language or religion is synonymous with the nation state. जैसे कि पहला भी डिस्कस करा जा चुका है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है डोमिनेंट ग्रुप की इस चीज को एज्यूम करना कि उनका जो कल्चर है या लैंग्वेज है या उनका जो रिलीजियस है वो काफी हद तक नेशन स्टेट के जैसे समानार्थक है. However, for a strong and democratic nation, special constitutional provisions are required to ensure the rights of all groups and those of minority groups in particular. अगर स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक नेशन चाहिए तो उसके लिए खास तौर से संवैधानिक प्रावधान किए जाने जरूरी हैं ताकि हर एक के जो ग्रुप्स हैं उनके अधिकार, खास तौर से जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं पर्टिकुलर में, उनको जो है एक तरह से उनके प्रॉपर अधिकार मिल सकें. A brief discussion on the definition of minorities will enable us to appreciate the importance of safeguarding minority rights for a strong, united and democratic nation.
एक छोटा सा डिस्कशन जो डेफिनेशन है माइनॉरिटीज की उस पर अगर किया जाए तो उससे हमें एक तरह से पता चलेगा कि हमें जो है अप्रिशिएट करनी चाहिए जो इम्पोर्टेंस है कि हमें माइनॉरिटीज जो है उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा जो नेशन है वो स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और डेमोक्रेटिक होगा। The notion of minority groups is widely used in sociology and is more than a merely numerical distinction. ये जो आइडिया है माइनॉरिटी ग्रुप्स का, इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है सोशियोलॉजी के अंदर, और ये एक खाली न्यूमेरिकल डिस्टिंक्शन के आधार से कहीं ज्यादा है। मतलब आप उनकी संख्या कम है, आप उसके बेसिस पे उनसे अलग भेदभाव करते हो, तो उसकी जो एक आइडिया है वो इससे कहीं ज्यादा है। इट यूजुअली इन्वॉल्व सम सेंस ऑफ रिलेटिव डिसएडवांटेज। इसमें क्या है, एक तरह से उनको जो है डिसएडवांटेज जो है वो ज्यादा होता है। दस privileged minorities such as extremely wealthy people are not usually referred to as minorities. अब जिनको सुविधा मिलती है वो माइनॉरिटीज जो है, जो खास तौर से बहुत वेल्दी रिच लोग हैं, उनको हम माइनॉरिटीज नहीं मानते। इफ दे आर, द टर्म इज क्वालिफाइड इन सम वे एज द इन द फ्रेज प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी। अगर हम उनको कहते भी हैं तो हम उनको क्या टर्म देते हैं, प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी। When minority is used without qualification, it generally implies a relatively small but also disadvantaged group. जब हम माइनॉरिटी का इस्तेमाल बिना किसी क्वालिफिकेशन के करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम बहुत ही छोटे या जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। The sociological sense of minority also implies that the members of the minority form a collectivity. That is, they have the strong sense of group solidarity, a feeling of togetherness and belonging. जो सोशियोलॉजिकल सेंस है माइनॉरिटी का वो ये भी बताता है कि जो मेंबर्स है माइनॉरिटी के वो एक तरह से कलेक्टिव होते हैं, एक उनमें जो है जुड़ाव होता है, उनमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है कि उनकी जो ग्रुप है वो ठोस है, वो उनकी एक भावना होती है साथ रहने की अपनी चीजों को लेकर। This is linked to disadvantage because the experience of being subjected to prejudice and discrimination usually heighten feelings of intra-group loyalty and interest. लेकिन यहीं पर जो है इसको डिसएडवांटेज से लिंक किया जाता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उनका कि वो जो है एक धारणा का शिकार है या भेदभाव का शिकार है, उससे क्या होता है उनकी जो फीलिंग्स हैं इंट्रा ग्रुप लॉयल्टी और इंटरेस्ट की वो बढ़ जाती हैं। Thus the group that may be minorities in statistical sense, such as people who are left-handed or people born on 29th February, are not minorities in sociological sense, but they do not form a collectivity. तो ऐसे में क्या होता है, अब जैसे जो ग्रुप्स माइनॉरिटीज में हो सकते हैं, अगर हम स्टैटिस्टिकल सेंस में बात करें कि ऐसे पीपल जो लेफ्ट हैंडेड हैं या जो 29 फरवरी को बॉर्न हुए, वो माइनॉरिटीज नहीं है सोशियोलॉजिकल सेंस में, पर हाँ वो कलेक्टिविटी फॉर्म नहीं कर सकते। However, it is possible to have anomalous instances where a minority group is disadvantaged in one sense but not in another. ये पॉसिबल है कि कुछ असामान्य से इंस्टेंसेस हो जहां पर एक माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो एक मामले में तो डिसएडवांटेज है पर दूसरे मामले में नहीं। Thus, for example, religious minorities like the Parsis or Sikhs may be relatively well off economically, but they may still be disadvantaged in cultural sense because of their small numbers related to the overwhelming majority of Hindus. अब कहने को जो धार्मिक माइनॉरिटीज हैं जैसे पारसीज हो गए, सिख हो गए, ये काफी अच्छे वेल टू डू कम्युनिटीज हैं, लेकिन इनकी डिसएडवांटेज क्या है कि कल्चरल सेंस में ये जो है क्योंकि कम संख्या में है, हिंदूज के मुकाबले में उनकी मेजॉरिटी है, इसलिए इनका ये एक डिसएडवांटेज है। रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज नीड स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी। अब जो रिलीजियस या कल्चरल माइनॉरिटीज होती है उनको खास तौर से सुरक्षा की जरूरत होती है क्योंकि मेजॉरिटी का काफी ज्यादा डोमिनेंस होता है। In democratic politics, it is always possible to convert a numerical majority into political power through elections. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है उसमें हमेशा ये पॉसिबल होता है कि एक जो न्यूमेरिकल तौर पे मेजॉरिटी है उसको हम पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्शंस के माध्यम से। This means that religious or cultural minorities, regardless of their economic or social position, are politically vulnerable. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धार्मिक या कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, भले ही वो उनकी इकोनॉमिक या सोशल पोजीशन कैसी भी हो, पॉलिटिकल तौर पे वो वीक होते हैं। They must face the risk that the majority community will capture political power and use the state machinery to suppress their religious or cultural institutions.
उनको जो है हमेशा इस चीज़ का रिस्क फेस करना पड़ता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो उनकी पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर लेगी और स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करेगी ताकि उनके जो धार्मिक या कल्चरल इंस्टीट्यूशन से उनको दबा सके, अल्टीमेटली फोर्सिंग देम टू अबेंडन देयर डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी। और नतीजा क्या होगा कि उनको मजबूर किया जाएगा कि अपनी जो उनकी एक अलग पहचान है उसको वो छोड़ दें। Relative size and distribution of religious minorities. As is well known, Hindus constitute an overwhelming majority in India. They number about 828 million and account for 80.5% of the total population according to 2001 census. जैसा कि सब जानते हैं कि हिंदूज जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं इंडिया के अंदर, लगभग 828 मिलियन उनकी संख्या है और अकाउंट फॉर 80.5% टोटल पॉपुलेशन जो है, जैसा कि 2001 जनगणना के अकॉर्डिंग था। The Hindu population is 4 times larger than the combined population of all other minority religions and about 6 times larger than the largest minority groups, the Muslims. हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 4 गुना ज़्यादा है अगर हम पूरी पॉपुलेशन जितने भी माइनॉरिटी रिलीजन्स की हैं उनकी पॉपुलेशन से अगर कंपेयर करें, या 6 गुना ज़्यादा बड़ी है जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी ग्रुप है मुस्लिम्स उसके मुकाबले में। However, this can also be misleading because Hindus are not a homogeneous group and are divided by caste, as indeed all the other minority religions, albeit to different extents. पर एक चीज और भी मिसलीडिंग हो सकती है क्योंकि हिंदूज जो है वो एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, वो कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड हैं, जैसे कि और मेजर रिलीजन्स डिवाइडेड होते हैं वैसे ही, बस काफी अलग हद तक। द मुस्लिम्स आर बाय फार द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया. They numbered 138 million and were 13.4% of the population in 2001. मुस्लिम्स जो हैं वो सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी है इंडिया में और वो लगभग 138 मिलियंस हैं, जिसमें 13.4% जो है 2001 में जो पॉपुलेशन ये कैलकुलेशन हुई थी, कंपैरिजन हुआ था, उसमें उनकी जो परसेंटेज है वो 13.4% थी. They are scattered all over the country, constitute a majority in Jammu and Kashmir and has sizable pockets in West Bengal, उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड राजस्थान. ये पूरी कंट्री में फैले हुए हैं और इनकी मेजॉरिटी है जम्मू एंड कश्मीर में, जबकि अच्छी मात्रा में ये जो है वेस्ट बंगाल में भी अवेलेबल हैं, उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में भी. Christians constitute around 2.3% of the population and are scattered all over with sizable pockets in the northeastern and southeastern states. क्रिश्चियंस जो हैं वो लगभग 2.3% हैं, इनकी पॉपुलेशन 24 मिलियन के आसपास है, पूरी कंट्री में फैले हुए हैं, लेकिन ज़्यादा आपको इनकी मात्रा मिलेगी नॉर्थ ईस्टर्न और साउथर्न स्टेट्स में. The 3 Christian majority states are all in the northeast, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय. अब सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स जो हैं आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे. नागालैंड 90%, मिजोरम 87% और मेघालय 70%. Sizable proportions of Christians are also found in Goa and Kerala. इसके अलावा क्रिश्चियंस जो हैं उनकी अच्छी मात्रा आपको गोवा में 27% और केरला में 19% मिलेगी. The Sikhs constitute 1.9% of the population and although they are found scattered across the country, they are concentrated in Punjab where they are in a majority 60%. सिख जो हैं वो 1.9% है पॉपुलेशन के, लगभग 19 मिलियन के आसपास, और कहने को पूरी कंट्री में कहीं बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी उनकी देखने को मिलती है पंजाब में जहां पर वो 60% है. There are also several other small religious groups. Buddhist 8 million यानी 0.8%, Jains 4 million 0.4% and other religious and persuasions under 7 million और 0.7%. इस तरह से और भी बहुत सारे छोटे छोटे religious groups हैं. The highest proportion of Buddhists is found in Sikkim and Arunachal Pradesh. सबसे ज़्यादा proportion बुद्धिस्ट का देखने को मिलता है सिक्किम में जहाँ 28% है और अरुणाचल प्रदेश में जहाँ 13% है. While among the largest states, Maharashtra has the highest share of Buddhists at 6%. सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है बुद्धिस्ट यानी कि 6%. द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ जैन्स आर फाउंड इन महाराष्ट्र एंड राजस्थान. सबसे ज्यादा जैन्स जो हैं वो आपको महाराष्ट्र और राजस्थान और गुजरात में मिलेंगे. राजस्थान में जो है, महाराष्ट्र में 1.3% है, राजस्थान में 1.2% है और गुजरात में 1% है. In the long years of struggle against British colonialism, Indian nationalists understood the imperative need to recognize and respect India's diversity. ये जो इतना लंबा संघर्ष रहा ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के खिलाफ, उसे इंडियन नेशनलिस्ट को समझ में आ गया कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. इंडीड यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकम अ शॉर्ट हैंड टू कैप्चर द प्लूरल एंड डाइवर्स नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो इंडिया का जिस तरह से प्लूरल और डाइवर्स नेचर है
उसको कैप्चर करने का सबसे सही जो शॉर्ट हैंड एक तरह से स्लोगन है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। Discussions on minority and cultural rights mark many of the deliberations of the Indian National Congress and find final expression in the Indian Constitution. बहुत सारे डिस्कशंस हुए माइनॉरिटी और कल्चरल राइट्स को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स में, लेकिन फाइनली जो है उनको जगह मिल ही गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। डॉक्टर अंबेडकर ऑन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। To diehards who have developed a kind of fanaticism against minority protection, I would like to say two things. जो लोग जो है काफी हद तक कट्टर हैं या जो कट्टरता है उसको एक डेवलप कर लिया है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के खिलाफ, उसके लिए मैं दो बातें कहना चाहूंगा। One is that minorities are an explosive force which if it erupts can blow up the whole fabric of the state. अगर माइनॉरिटीज जो हैं एक तरह से एक ऐसा विस्फोटक फोर्स है कि अगर वो बर्स्ट हुआ तो फिर वो पूरे स्टेट को उड़ा देगा। The history of Europe bears ample and appalling testimony to this fact. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमें वो मिलता है इतिहास जो यूरोप का है, उसमें हमें वो एक टेरर और एक जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है वो देखने को मिलता है इस फैक्ट से रिलेटेड। द अदर इज दैट माइनॉरिटीज इन इंडिया हैव एग्रीड टू प्लेस देयर एग्जिस्टेंस इन द हैंड्स ऑफ माइनॉरिटी। दूसरा है माइनॉरिटीज जो इंडिया में है उन्होंने ठीक है मेजोरिटी के साथ साथ उन्होंने कहा ठीक है मेजोरिटी है, हम भी जो है उनके साथ साथ एक तरह से एग्जिस्टेंस अपनी एग्री करने को तैयार हैं, ठीक है हम भी उनके साथ हैं माइनॉरिटी में ही सही। इन द हिस्ट्री ऑफ नेगोशिएशंस फॉर प्रिवेंटिंग द पार्टीशन ऑफ आयरलैंड, रेडमोंड सेड टू कार्सन, जो नेगोशिएशंस की हिस्ट्री रही है कि पार्टीशन ना हो आयरलैंड का, तो उसमें रेडमंड जो थे उन्होंने कार्सन से कहा आस्क फॉर एनी सेफगार्ड यू लाइक फॉर द प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी बट लेट अस हैव द यूनाइटेड आयरलैंड। तुम्हें कुछ भी चाहिए सेफगार्ड के लिए प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी के लिए उसको हम देने को तैयार है, लेकिन हमें यूनाइटेड आयरलैंड चाहिए, मतलब हमें आयरलैंड एक ही होना चाहिए। Carson's reply was, "Damn your safeguards, we don't want to be ruled by you. No minority in India has taken this stand." कार्सन का जवाब था तुम्हारे जो सेफगार्ड्स हैं उन्हें अपने पास रखो, हम नहीं चाहते कि तुम हम पर रूल करो। पर इंडिया में किसी भी माइनॉरिटी ने ये स्टैंड नहीं लिया। भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956 तक। भीमराव रामजी अंबेडकर बुद्धिस्ट रिवाइवलिस्ट, jurist, scholar and political leader is the chief architect of the Indian Constitution. जो बाबा राव अम्बेडकर हैं ये एक तरह से बुद्धिस्ट रिवाइवलिस्ट थे, जूरिस्ट थे, स्कॉलर थे, पॉलिटिकल लीडर थे और सबसे बड़े चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। Born in a poor untouchable community, he spent his life fighting against untouchability and caste system. अब क्योंकि ये एक अनटचेबल कम्युनिटी जो गरीब अनटचेबल कम्युनिटी है उसमें इनकी पैदाइश हुई थी, तो उन्होंने पूरी जिंदगी जो है इसी अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने में गुजार दी। The makers of the Indian Constitution were aware that a strong and united nation can be built only when all sections of people had the freedom to practice their religion and to develop their culture and language. जो भारतीय संविधान को लिखने वाले थे या बनाने वाले थे वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड नेशन तभी बन सकता है जब सारे सेक्शंस जो लोगों के हैं उनको ये फ्रीडम हो कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें और अपनी खुद की कल्चरल लैंग्वेज को डेवलप कर सकें। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेड दिस पॉइंट क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज शोन इन बॉक्स 6.7। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो कि चीफ आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसा कि बॉक्स 6.7 में बताया गया है। इन द लास्ट 3 decades वी हैव विटनेस्ड हाउ नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द कंट्री कैन हैव अ ग्रेव इम्प्लीकेशंस फॉर नेशनल यूनिटी। अभी पिछले 3 दशकों से हमने एक बात देख ली है कि किस तरीके से जो अलग अलग ग्रुप्स हैं लोगों के, उनके अधिकारों को अगर ना पहचाना जाए कंट्री के अंदर तो उसका जो है नतीजा काफी ज्यादा बुरा हो सकता है नेशनल यूनिटी के लिए। One of the key issues that led to the formation of Bangladesh was the unwillingness of the Pakistani state to recognize the cultural and linguistic rights of the people of Bangladesh. अब एक ये बहुत अहम मुद्दा जिसकी वजह से बांग्लादेश का गठन हुआ या बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ वो ये था कि जो पाकिस्तानी स्टेट था वो नहीं चाह रहा था कि वहाँ के जो कल्चर और लिंग्विस्टिक राइट्स हैं लोगों के जो बांग्लादेश के, उनको जो है पहचान मिले। The Indian Constitution on Minorities and Cultural Diversity. Article 29. Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinctive language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.
कोई भी सेक्शन हो इंडिया के अंदर जो कि हमारे सिटीजन जाने के चाहिए, कोई भी नागरिक जो है हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर अगर रह रहा है या उसका हिस्सा है और उसकी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है वो उससे अलग है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो उसको प्रिजर्व करके रख सके या कंजर्व करके रख सके। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीव्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स और ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। कोई भी नागरिक जो है उसको ऐसा नहीं है कि मना कर दिया जाएगा एडमिशन के लिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि मेंटेन किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, या उसको जो है स्टेट फंड्स नहीं दिए जाएंगे सिर्फ इस बिना पर कि वो उसका रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज जो है वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। आर्टिकल 30 क्या कहता है? ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। जितने भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो रिलीजन या लैंग्वेज के आधार पे हो, उनके ऊपर उनको ये अधिकार है कि वो एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, एजुकेशन भी कर सकते हैं, जो भी एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी खुद की पसंद के। द स्टेट शैल नॉट in granting aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority whether based on religion or language। कोई भी स्टेट अगर वो एड ग्रांट कर रहा है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ इस बिना पर कि उसका जो मैनेजमेंट है वो माइनॉरिटी देख रहा है, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो चाहे लैंग्वेज के आधार पे। One of the many contentious issues that formed the backdrop of ethnic conflict in Sri Lanka was the imposition of Sinhalese as a national language। अब एक विवादास्पद मुद्दा जो एक तरह से जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रही श्रीलंका के अंदर उसका जो बैकग्राउंड बना वो ये था कि सिन्हलीज जो लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज के तौर पे जो है लागू किया जाना। Likewise, any forcible imposition of a language or religion on any group of people in India weakens national unity, which is based upon the recognition of differences। इसी तरह से जबरदस्ती कोई चीज चाहे लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, अगर उसे किसी ग्रुप ऑफ पीपल पे लागू किया जाए, लादा जाए इंडिया के अंदर, तो उससे जो नेशनल यूनिटी है इंडिया की उसमें एक तरह से वीक वो कमजोर हो जाती है, जो खास तौर से इसी पर ही आधारित है कि उसने जो है इन डिफरेंसेस को पहचाना है। इंडियन नेशनलिज्म रिकॉग्नाइज दिस एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स दिस। तो इंडियन नेशनलिज्म ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एक तरह से सपोर्ट किया है। फाइनली इट इज यूजफुल टू नोट दैट माइनॉरिटीज एग्जिस्ट एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन इंडिया। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनॉरिटीज जो है खाली इंडिया में ही नहीं है, हर जगह है। In most nation states, there tend to be a dominant social group, whether cultural, ethnic, racial or religious। हर नेशन स्टेट्स में या ज्यादातर नेशन स्टेट्स में एक डोमिनेंट सोशल ग्रुप होता है, चाहे वो कल्चरल हो, एथनिक, रेशियल या रिलीजियस उस पे। Nowhere in world is there a nation state consisting exclusively of a single homogeneous cultural group। कहीं भी पूरी दुनिया में कोई भी एक नेशन स्टेट ऐसा नहीं होगा जहाँ खास तौर से एक ही कल्चरल ग्रुप जो है उसी के लोग रहते हो। Even where this was almost true, as in the countries like Iceland, Sweden or South Korea, modern capitalism, colonialism and large-scale migration have brought in plurality of groups। अगर ये कहीं सत्य था भी, जैसे कि आइसलैंड, स्वीडन या साउथ कोरिया में, तो ये जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है, कोलोनियलिज्म है, या जो इतनी बड़ी स्केल पे माइग्रेशन हुआ, इससे जो ग्रुप्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई। Even the smaller state which will have minorities, whether in religious, ethnic, linguistic or racial terms। कहने को जो सबसे छोटा स्टेट होगा उसमें भी माइनॉरिटीज होंगी, चाहे वो रिलीजियस हो, एथनिक हो, लिंग्विस्टिक हो या फिर रेशियल